चलिए तो हेडिंग लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, क्या बोलते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग के रूप में होता है, ठीक है। रिंग के रूप में जो सोलेनॉइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोरॉइड बोलते हैं। ये हो गया, थोड़ा गोल बनाना, ठीक है। इसमें ऐसे करंट दे दो आप, यहां से आई करंट गया, यहां से आया। चलिए ये इसका सेंटर है टोरॉइड का। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस टोरॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सब कॉइल है। सोलेनॉइड देखा था तुमने, एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। देखो ऐसा सोलेनॉइड होता था, सोलेनॉइड था ना, बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह टोरॉइड भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टोरॉइड भी अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहता है, एक समान फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, याद रखेंगे इसको। मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid is uniform। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, एक समान रहता है, यूनिफॉर्म। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग तीन जगह निकालेंगे, अंदर, फिर बीच में, और उसके बाद बाहर। देखो तो यहां एक इंटीरियर में पॉइंट ले लो P। हमें तुमको बार बार बताया है कि एम्पियर्स लॉ लगाना हम लोग को। एम्पियर्स लॉ लगाने के बच्चों तीन स्टेप सिखाया था हमने। क्या क्या तीन स्टेप होता है बताइए। पहला स्टेप होता है कि उस जगह से जाता हुआ एम्पीरियन लूप बनाओ जहां पे तुमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट ले लो P, यहां पर एक बीच में ले लो Q, और यहां पर एक ले लो R। तो we want to calculate magnetic field due to toroid। Suppose I left 3 points, 3 points मान लो, एक P, एक Q एंड R। तो पहला केस में हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, इंटीरियर, इनसाइड तो ये होगा। टोरॉइड के इंटीरियर में तो क्या करेंगे, यहां से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बना लो, बना लीजिए। यहां भी ले सकते पॉइंट, यहां यहां कहीं भी, इस रिंग से अंदर जहां मन गया ले लो। यहां से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो एम्पियर्स लॉ लगाना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। इस सरफेस के अंदर जितना करंट इनक्लोज हो। तो वह ध्यान से देख रहे हो तो इस सरफेस में तो कोई करंट है ही नहीं, है क्या करंट, कहां है करंट, तो ये इसमें घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो अंदर है, तो ये जीरो हो गया करंट। तो ये जब जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो, या dl डिवाइड में चला गया।
हो जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी टोरॉइड के अंदर में कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। चलिए अब देखते हैं इसमें इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड ये कहां निकाल रहे थे? एट पॉइंट पी। अब केस टू में इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर एट पॉइंट पी, सॉरी पी नहीं क्यू। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वहां से जाता हुआ आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस। चलिए तो बना लिया जाए गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। तो हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन बोल रहे हैं सॉरी, एम्पीरियन लूप। ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप थ्रू किस पॉइंट से? Q। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है बच्चों? आपको देखना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन। तो डीएल तो आपको याद है कि उसी का छोटा सा टुकड़ा होता है। डीएल एम्पीरियन लूप का ही छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? डीएल। और डीएल का दिशा वही मान लेना जो मैग्नेटिक फील्ड का है। देखो बच्चों ये कॉइल है आपका, देखो करंट यहां से ऐसे घूम के जा रहा है, दिख रहा है? ऐसे 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 घुमा। तो करंट जब ऐसे घूमेगा, देखो ध्यान से, करंट जब ऐसे घूमेगा तो आप थंब को करंट की तरफ कर लो और हाथ बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा? अंदर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 है, चाहो तो तुम बना भी सकते हैं। ये इसका फील्ड लाइंस भी हो गया। तो आपको क्या करना है? यहीं पर छोटा सा लेंथ डीएल मानना है और डीएल भी उधर ही मान लो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहा है ना? डीएल क्या होता है? छोटा टुकड़ा एम्पीरियन लूप का। तो एम्पीरियन लूप का एक छोटा टुकड़ा ये हो गया डीएल, और इसी डीएल को उसी दिशा में मान लो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ में आ गया? इसका फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रहा है, आप चाहो तो और बना लो। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना दिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझता है ना? मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी होता है वहां क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन क्या दिखाता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई बोलेगा सर इसमें एम्पीरियन लूप कहां है? आप तो भुला दिए। तो चलिए एम्पीरियन लूप को अलग कलर के पेन से हम दिखा देंगे। तो एक एम्पीरियन लूप आपका ये है, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक एम्पीरियन लूप ये हमने बीच में ड्रॉ किया है। ये ब्लू वाला क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उससे क्या पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है आपका। क्लियर है? इसका छोटा टुकड़ा डीएल, इसका एक स्मॉल पार्ट को क्या मान लिया हमने? डीएल, और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, डीएल का भी दिशा है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है इतने में? चलिए तो हम लोग निकालते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो वो दिख रहा है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ऐसे, उसी तरह हमने क्या मान लिया? एम्पीरियन लूप का भी डायरेक्शन जानबूझ के समान रहता है। हमने बोला था कि एम्पियर्स लॉ में या तो थीटा 90 होना या तो क्या होना? 0 होना। अब यहां भी करंट का ही प्रॉब्लम आएगा। देखो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, यहां पर बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा। टोटल करंट को हम लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करंट थ्रू ईच टर्न। बराबर कितने नंबर ऑफ टर्न है? अब देखो बी मैग्नेटिक फील्ड है,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, याद करो डीएल को हम इंटीग्रेशन, इसको क्या पढ़ देते हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब या लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां से इंटीग्रेट करेंगे वहीं तक वापस आ जाएंगे। इंटीग्रेट मतलब ऐड होता है, तो मान लो हम यहां से ऐड करते 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 यहां गए, बार बार इसका वैल्यू तो वही आ रहा है 2 पाई आर। क्या आएगा 2 पाई आर। आर किसका है, रेडियस एम्पीरियन लूप का। जितना बड़ा एम्पीरियन लूप उतना रेडियस मानते हैं हम लोग। अब नंबर ऑफ टर्न भी नहीं पता अपने को, यहां नंबर ऑफ टर्न कभी नहीं दिया रहता, दिया रहता 1 मीटर में कितना टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे, देखो सरकमफेरेंस, टोटल लेंथ कितना होगा बच्चों, सरकमफेरेंस के बराबर होगा ना, इनटू नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इनटू करंट थ्रू ईच टर्न आई है। ये लाइन ध्यान से समझना, पिछली बार भी हमने ऐसा किया है, ध्यान से समझ लो कैसे निकाला जाता है। सोलेनॉइड हो और टोरॉइड हो, पूरे टर्न एक बार दिया नहीं जाते हैं, कभी नहीं दिया था फिजिक्स में। इसमें देता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना टर्न, एन, ऐसा दिया रहता है। तो आपको टोटल करंट निकालना, और एक बार में कितना करंट, आई, एक बार में आई करंट, और एन टर्न है पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न कितना होगा, पहले सोचो, टोटल टर्न एन 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 एन, हर मीटर में एक मीटर में, 1 मीटर में, 1 मीटर में, 1 मीटर में, यानी पूरे लंबाई को जोड़ेंगे, पूरा लेंथ, टोटल लेंथ। तो ये सर्कल है, सर्कल का टोटल लेंथ क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, ध्यान दो, मान लो देखो ये टोरॉइड है, टोरॉइड का सेंटर कहां होगा, ये होगा जो ग्रीन लाइन बना है, तो उसका भी रेडियस आर और एम्पीरियन लूप का भी रेडियस कितना होगा, आर। दोनों को हम एक ही जगह माने हैं। फिर से सुन लो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, यहां पर जो सरकमफेरेंस लोगे, यहां पर जो सरकमफेरेंस लेंगे वो किसका लेंगे हम लोग, बताइए बच्चों, यहां से यहां तक का, ये जो ऐसे रिंग बने हैं उसकी, रिंग जो बने हैं ना, रिंग में ऐसे जाता हुआ ग्रीन लाइन, तो उसका भी रेडियस कितना होगा, आर ही होगा, यहां से यहां तक जो रेडियस था इसका। तो देखो क्या बनेगा, ये म्यू नॉट इनटू टोटल लेंथ की जगह आ जाएगा 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न ईच टर्न का क्या है, एन इंटू आई। बोलो इतना समझा तो सब बताओ। सोलेनॉइड में बच्चों ध्यान दो, सोलेनॉइड में यहां पर आया था एल, यहां पर एल आया था। क्यों एल आया था, कि सोलेनॉइड ऐसा सीधा था, उसकी लंबाई कितनी थी, एल थी। बस यहां पर एल के जगह क्या आ गया, सरकमफेरेंस, इतना अंतर है। क्यों, ये गोल है, गोल चीज का लेंथ मतलब सरकमफेरेंस ही होता है। किसी भी गोल वस्तु का अगर कोई लेंथ पूछे तो वो किसके बराबर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है ना। 2 पाई आर कट गया, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। ये भी देखो टेस्ला पर मीटर है, ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा आ गया, सोलेनॉइड के जैसा। ये भी किसके जैसा आ गया, सोलेनॉइड के जैसा। तो ध्यान से सुनेंगे, दिस इज सिमिलर टू द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के जैसा ही है, बट सोलेनॉइड में एक प्रॉब्लम है, सोलेनॉइड ऐसे लंबा होता है, लंबे चीज को रखने में ज्यादा जगह लगेगा। टोरॉइड क्यों बनाया तुम समझो, सोलेनॉइड ऐसा लंबा होता है, तुमको पता है लंबे चीजों को रखने में ज्यादा जगह, उसको हम गोल गोल बना के कर रखे तो पास पास में आ जाएगा। यानी ये और सोलेनॉइड सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाता है पर यूनिट लेंथ में। ये क्या है, पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जितना मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा उतना ही वो बनाएगा, अगर दोनों में करंट सेम है तो। लेकिन हम लोग प्रीफर ज्यादा इसको करेंगे बिकॉज ये पोर्टेबल है, छोटा है, एक जगह पे आ जाएगा, छोटा सा रिंग रिंग बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, कोई डाउट नहीं है। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, म्यू नॉट एन आई वहां भी था, म्यू नॉट एन आई यहां भी है। फर्क क्या है, ये छोटा साइज का है तो इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो तीसरा केस भी लास्ट में देख लें, केस 3, आउटसाइड द टोरॉइड। आउटसाइड द टोरॉइड पॉइंट, किस पॉइंट पे, आर पे।
तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ध्यान से सुनना। अब हम आर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो गॉसियन सरफेस यहां से ड्रॉ करेंगे, गॉसियन बार बार बोल देना, एम्पीरियन लूप यहां से खींचेंगे। अब एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, बहुत लोगों को समझता नहीं। ये देखो, ये कॉइल है, ऐसे 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 में ढेर सारा कॉइल है। कॉइल में करंट कैसा चल रहा है, ऐसे टुक 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 टुक, दिख रहा है ना। ये देखो, थोड़ा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये कॉइल को ध्यान दो, इसमें कितना करंट आ रहा है। देखो यहां से करंट आया आई और फिर अंदर चला गया आई, तो आया करंट तो प्लस आई और गया तो माइनस आई। एम्पीरियल लूप में ऐसा रूल है भाई, साइन भी लेना पड़ता है, यानी कि आई आई दोनों को प्लस करे। देखो आया तो आई, गया तो माइनस आई, टोटल करंट कितना, 0। फिर यहां से हर कॉइल में जितना करंट आया और उतना चला गया। कल तुम याद करो सोलेनॉइड में, तुम बच्चों याद करो सोलेनॉइड में हमने ऐसे डॉट और क्रॉस दिखाए थे, डॉट और क्रॉस दिखाए थे। क्रॉस क्या बताता था, इनवर्ड, और डॉट आउटवर्ड, यानी जितना डॉट उतना क्रॉस, यानी जितना करंट गया उतना करंट बाहर आया। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0। यहां 0 क्यों हुआ, देखो यहां 0 भी हुआ था, यहां 0 क्यों हुआ था, कोई करंट ही नहीं था अंदर में। यहां करंट है, लेकिन जितना करंट इन हुआ उतना ही करंट एम्पीरियल लूप के आउट हो गया। यहां चाहो तो लिख सकते हो, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। जितना करंट इन हुआ उतना ही करंट आउट हो गया। देखो सब में करंट ऐसा आया, सब में अंदर घुस गया, आया घुस गया, आया घुस गया, तो टोटल करंट 0 हो जाएगा। तो फिर से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। तो सुन लो, टोरॉइड बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, देखो 0 लिख लो। इंटीरियर में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, 0। और उसके इनसाइड में बनाता है, और इतना बनाता है, यूनिफॉर्म, हर जगह एक समान। यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाने के लिए आप पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस बना सकते हो। देखो बना हमने। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। तो अब हेडिंग लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर मतलब आपका तार। तार आपने देखा होगा बच्चों, ऐसा मोटी वाली तार देखे हैं क्या, इसमें आप करंट दे देते हो, ये इसका एक्सिस है, बीच सेंटर। और इसका रेडियस है खुद का r, यहां बना लेते कैपिटल R। इसके अंदर करंट्स जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, इसके अंदर करंट जा रहा है। देखो ये इस ऐसा सरफेस से भी होके जा रहा होगा, उसके अंदर अंदर भी जा रहा होगा। ये सब क्या बना रहे हैं बच्चों हम लोग, करंट। ये पूरा ऐसा करंट जा रहा है, क्लियर हो रहा है, तार के अंदर अंदर। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तुमने पढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये बनाएगा। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो जब भी कुछ ऐसा शेप आता तो हम लोग 3 जगह निकालते हैं, अंदर, सरफेस पे और बाहर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसके बाहर साइड में, आउटसाइड पॉइंट में। अंदर ही निकाल लेते हैं। चलिए तो अंदर निकाल लेते हैं, एक पॉइंट P मानेंगे और यहां से जाता हुआ ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन बोल रहे हैं, एम्पीरियन लूप। और करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर,
तो हम जानबूझ के डीएल भी अंदर ही मानेंगे, जिधर बी उधर डीएल मान लो, 0 हो जाएगा। इसका रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर हमेशा किसका रेडियस होता है? एम्पीरियन लूप का। चलिए ध्यान से समझेंगे एक चीज। तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, रेडियस आर उसका। इस पूरे इसके अंदर जितना भी करंट जा रहा है, टोटल करंट आई है, टोटल जितना करंट जा रहा सब मिला के मान लो 20 एम्पियर 50 एम्पियर जो भी टोटल आई करंट जा रहा। अब हमको क्या करना है? वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। तो इसको सवाल घुमा घुमा के पूछा जाता है बहुत बार। एक सिलेंडर है, उसके अंदर पूरा मटेरियल भरा है, उसके अंदर से करंट जा रहा है, ऐसा कुछ भी पूछ देगा। तो वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। इस कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो लेट ए पॉइंट P inside the conductor। कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P मान लो, चलो यहां पर मान लेते हैं। उसके बाद ड्रॉ करो एम्पीरियन लूप। P से जाता हुआ एक एम्पीरियन लूप बना दे, कट कट कट। उसके बाद आप लगाइए केस 1। इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, जिसका मतलब स्मॉल आर छोटा है किससे? बड़ा आर से। दिख रहा है? स्मॉल आर छोटा है किससे? बड़ा आर से। सही है? सही है क्या? सो रही है? नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, बताइए इसके बाद बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट रियल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। अब एक बात बताओ मेरे को, सीधा बात, ये पूरा करंट आई है, तो इस सर्कल के अंदर, छोटा सर्कल के अंदर आई जा रहा होगा कि आई से कम जा रहा होगा? सोच के बताइए। तो यहां करंट कम जाएगा इस एरिया से, ये पक्का है। अब कितना जाएगा करंट, इसको निकालना बड़ा हेडेक का काम है यार। इससे तो कम हो जाएगा। तो अब इसको निकालने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? तो इस पूरे में कितना करंट जा रहा है, ध्यान से सुनो। इस बड़े सर्कल से करंट कितना निकल रहा है? इस बड़े सर्कल से आई करंट, मतलब इस पूरा एरिया कितना है? पाई बड़ा आर स्क्वायर। पाई बड़ा आर स्क्वायर से आई एम्पियर करंट निकल रहा। तो आप एक काम करो, इसका निकाल लो, 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट जाएगा। कभी भी आपको फिजिक्स में कभी भी कोई छोटा वैल्यू निकालना है तो पहले यूनिट का निकाला जाता है। अभी हम पिछले बार भी बता रहे थे कि हम लोग को पूरा टर्न्स नहीं दिया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया जाता है। उसी तरह यहां पे हम लोग निकाल लेंगे 1 मीटर स्क्वायर में कितने करंट जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? आई बाई ए एरिया, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू यूनिट मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सुन लो। हम लोग क्या पता करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट जा रहा है, मान लो 1 एम्पियर। अब फिर इस छोटे सर्कल से कितना जा रहा है, तो छोटे सर्कल के एरिया ले लेंगे, और उसको 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई मार देंगे। सही है? 1 मीटर स्क्वायर में 1 एम्पियर, 2 मीटर स्क्वायर रहेगा तो 2 एम्पियर, 3 मीटर स्क्वायर रहेगा तो 3 एम्पियर। इतना समझ रहा है ना? 50 मीटर स्क्वायर रहेगा 50 एम्पियर, मल्टीप्लाई होते जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पर मीटर स्क्वायर निकालेंगे। ध्यान से देखो, तो यहां साइड में कर रहे हैं। करंट पर यूनिट एरिया,
करंट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, जिसको हम लोग जे भी बोलते हैं, ये हो जाएगा आई अपॉन पाई बड़ा आर स्क्वायर। मतलब टोटल करंट आई कितने दूर में जा रहा है, पाई बड़ा आर स्क्वायर में इतना करंट जा रहा है। ये हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट में होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तब हम लोग को करंट निकालना है, करंट थ्रू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो ये छोटा सा एरिया क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट जाएगा, तो आई अपॉन पाई बड़ा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ गया तो बताओ। दो पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर में इतना करंट, 2 मीटर स्क्वायर में 2 से इंटू, 3 मीटर स्क्वायर में 3 से इंटू, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर से। तो ये करंट आ गया। अब इसको लिख लो ऐसा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो, तो हमेशा ही जीरो हो जाता है, म्यू नॉट इंटू करंट कितना जा रहा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई एरिया। एरिया कितना है बताइए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई काट लो, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बार बार बताते हैं डीएल किसका पार्ट है, बताइए। डीएल इज पार्ट ऑफ, कम से कम 50 बार ये डायलॉग बोला होगा हमने, डीएल इज पार्ट ऑफ, तो अभी तक याद होगा। डीएल किसका पार्ट है, डीएल किसका टुकड़ा है, ये बड़े वाले रिंग का कि छोटे वाले रिंग का, वो कबूतर वाला हाल है। एक गुरुजी थे, कबूतर पाले थे, कबूतर को गाना सिखाए थे, बहेली आएगा जाल बिछाएगा हम नहीं खाएंगे, सब लोग गाओ, याद कर लो, जाल में नहीं फंसेंगे मेरे कबूतर। और गाना गाते गाते बहेलिया भी आए, जाल बिछाए, फंस भी गए। वही हाल है तुम लोग का। 50 बार हमने बोल दिया लेकिन अभी तो दिमाग में समाये नहीं। तो डीएल, डीएल किसका टुकड़ा है बताइए, इस एम्पीरियल लूप का। लिख लो उधर, दिमाग है नहीं तो लिखो, डीएल इज पार्ट ऑफ एम्पीरियल लूप। बार बार बताते रहते हैं, कहीं लिखे नहीं अभी तक। एम्पीरियल लूप का रेडियस कितना है, आर, स्मॉल आर। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। अब यहां एक आर कट जाएगा, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर तुम देख सकते हो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। फिर से देखो, तो सब कांस्टेंट है, कैपिटल आर चेंज होगा नहीं, आई चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि हमने अंदर लेना है। अंदर कोई जरूरी तो नहीं तू सर्कल ले, और बड़ा ले सकते हैं, और बड़ा यहां तक ले सकते हैं, या और छोटा भी ले सकते हैं। कहां निकालना है हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर छोटा सर्कल और छोटा ले सकते हैं, बड़ा 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 इतना बड़ा तक ले सकते हैं, यानी ये वेरिएबल है। तो देखो B इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो बताइए सेंटर पे कितना होता होगा मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। सेंटर पे कितना होता है, जीरो, क्योंकि स्मॉल आर का वैल्यू एक्सिस पे कितना हो जाएगा, जीरो। यहीं पे नोट में लिख लो, B एट एक्सिस, एक्सिस समझता है, ये जो डॉटेड लाइन बना है वो क्या है, इसका एक्सिस है। वो भी नहीं समझता हो तो लिखना चाहिए, और नहीं आता है कोई भी चीज तो लेसन लिखते जाना चाहिए। नहीं हम तो नहीं लिखेंगे ना, हम बताएंगे ना, हम लिखेंगे ऊपर। तो B एट एक्सिस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों भाई, क्योंकि स्मॉल आर जीरो हो गया, यानी यहाँ पे जीरो है एकदम इस लाइन पे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक्सिस से बिल्कुल ऐसे बढ़ते जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सबसे ज्यादा कहां होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां होगा, सरफेस पे। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, सरफेस पे, फिर बाहर घटेगा। देखते हैं अभी हम लोग, ये नोट कर लिए, ये सब नोट कर लिए क्या। अब दूसरा केस होगा बच्चों, जल्दी आप नोट कर ले, हम मिटा देंगे नहीं तो। केस 2 होगा आउटसाइड द कंडक्टर,
कंडक्टर के बाहर, मतलब जहां पर स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। तो बाहर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर आपको एक पॉइंट मानना है। ये चीज आप अभी तक सीख गए होंगे शायद। मान लो यहाँ क्यू पॉइंट माने और वहां से जाता हुआ एक एम्पीरियन लूप बना दो। अब करंट सब ऐसे जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो हम डीएल का भी डायरेक्शन ऐसे ही मान ले रहे हैं, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, डीएल भी अंदर, दोनों अंदर, एंगल 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। तो हम लगाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, यानी बी डीएल कॉस 0 डायरेक्ट लिखो, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट आई इनक्लोज्ड। इसमें जितना करंट जा रहा है, सिर्फ आ तो नहीं रहा कोई करंट, नहीं, सारा करंट देखो। अगर आप बड़ा वाला लूप देखो बाहर वाला, तो पूरा करंट आई ले लेंगे ना। अंदर में कम हो रहा था करंट, लेकिन अभी तो पूरा करंट, पूरा वायर आ गया। ये पूरा वायर के बाहर से लूप है, तो इसके अंदर जितना करंट जा रहा है सब ले लो। इसमें कुछ ज्यादा आसान है ये। तो बी यहां से छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 1 म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई हो जाएगा टोटल करंट आई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर की कैपिटल आर, ओ सॉरी स्मॉल आर। बार बार ध्यान रखेंगे, स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। स्मॉल आर किसका रेडियस होता है? एम्पीरियन लूप का रेडियस। सब चीजें बार बार बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जा रहा था कि तुम कंफ्यूजन में ये आर कहीं मत लिख दो। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहां पे कौन वेरिएबल है? स्मॉल आर। तो आप बोल सकते हो B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, बाहर में डिक्रीज होगा, अंदर में इंक्रीज हो रहा था। चलिए इसका ग्राफ बना लेते फटाक से हम लोग। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया स्मॉल आर डिस्टेंस, ये हो गया 0, 0 मतलब सेंटर, एक्सिस। दो एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड था? 0। अच्छा, ये हो गया कैपिटल आर, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। सिलेंडर के रेडियस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड था, मैक्सिमम। कितना आएगा सिलेंडर के रेडियस पे? देखो ध्यान से देखो, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई बड़ा स्मॉल आर स्क्वायर बाई आई कैपिटल आर स्क्वायर। ये पढ़े थे क्या? चेक करिए बच्चों, अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड आया था कि नहीं आया था? एक ही आ रहा था, कुछ भी मैं हाँ मत बोलते हो। अब सुनो, यहां पर क्या होगा, जब सरफेस पर आएंगे, ध्यान से सुनना, जब सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। सरफेस पर जब निकालोगे तो स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर के। ये देखो स्मॉल आर यहाँ 0 है, बढ़ते 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 स्मॉल आर कैपिटल आर के, यहां पर कैपिटल आर भर दो, एक आर से आर कट गया। ठीक है, ये देखो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके बाद तो और घटेगा, इससे बाहर जाओगे तो और घटेगा। ये देखो स्मॉल आर बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड और घटा और घटा। तो यहां सेंटर से बढ़ा था, बढ़ते 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 यहां तक बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद घटना घटना घटना, तो सबसे ज्यादा किधर होगा? बीच में। ये सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक है। यहां से यहां से लीनियर वेरिएशन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर इक्वेशन है, B प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का पावर 1। ठीक है, ध्यान से समझना। और फिर उसके बाद घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होता है, कर्व बनता है। यहां पर आ गया B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड की बात। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। यानी आप चाहो तो बना भी सकते हो ऐसे सिलेंडर लेके, कंक्लूजन याद रखना जरूरी है। तो यहां से यहां गए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, सरफेस पर आए तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और बाहर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका इतना खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन ए
मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे तो हमने पढ़ा दिया है, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में जाना हम लोग को। पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको पाथ भी बोल सकते हो, पाथ भी हम लोग निकालेंगे, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इट्स पाथ। पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री बोले थे, याद होगा ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा बनता था, इसको क्या बोलते थे, ट्रेजेक्ट्री। तो वही हम लोग ट्रेजेक्ट्री ही निकालने वाले हैं, ये समझेंगे। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, क्यू बी बी साइन थीटा, अगर आपको याद हो तो लॉरेंज फोर्स बोल के पढ़ा है कि नहीं बच्चों? आपको लॉरेंज फोर्स पढ़ा दिए हैं, आप देखेंगे पीछे पलट के तो आपको दिखेगा। लॉरेंज फोर्स पढ़ाए थे तो हमने यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो हम सब लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, नहीं जानते हो तो जान लो। वी नो दैट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे, वो इतना होता है, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। या इसको हमने ऐसे भी लिखने बोला था, क्यू भी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी से क्या फायदा होगा, आप डायरेक्शन निकाल पाओगे। बी की तरफ हाथ करो, बी की तरफ मोड़ो, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये ऐसे लिखने से क्या फायदा होता है, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कभी भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए की तरफ हाथ करो, बी की तरफ मोड़ो, थंब बता देगा डायरेक्शन। ये फोर्स है। इसमें आपको हम पढ़ाए थे कि अगर चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, बराबर है। मतलब मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन को लेकर रखते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर चार्ज कितना होता है, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दें, देखो एक एक चीज सोचो, अगर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दें यानी V0, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये सब पढ़ाया हमने। मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज पार्टिकल को नहीं चलाती है, चलते हुए को धकेल देगी, रुके हुए को नहीं लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। साइन थीटा में बताया था 0 और 180। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। पहला केस, पहला केस ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट अप्लाई, ऐसा मानते हैं, देखो इफ, यदि V0 यानी रेस्ट हो, अगर यहां V0 रखोगे तो F भी 0, F0 आएगा कि नहीं आएगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। पढ़ा दिया हमने, फिर ही पढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो कि इफ थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 0 और 180 डिग्री, थीटा 0 डिग्री या 180, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और चार्ज पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है। देखो क्यू, या चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा हो, दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। मैग्नेटिक फील्ड को हम अलग कलर के पेन से बना लेते हैं। ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इधर और इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट, मतलब या तो उसके तरफ या तो इसके पैरेलल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल पैरेलल। तो थीटा जब 0 होगा या 180, साइन 0 और 180 कितना होता है, 0, तो फिर से फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है। दैट इज, इसका ये मतलब है, दैट इज इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट अप्लाई
force on particle moving parallel to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जो उसके पैरेलल भी चल रहा है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल सीधा चल रहा था, सीधा ही चलते रहेगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये पार्टिकल जो सीधा चल रहा था वो सीधे ही चलते रहेगा, नहीं मुड़ेगा। तीसरा केस हो गया अगर Q जीरो है, Q जीरो मतलब न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब जिसपे चार्ज ही नहीं हो, चार्ज जीरो। जब चार्ज जीरो होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। देखो, तो न्यूट्रल पे भी मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, ये भी कंक्लूजन हुआ। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट अप्लाई फोर्स टू द न्यूट्रल पार्टिकल। ये बातें समझ गई, यहीं से समझ जाता था। ये फॉर्मूला जिसको आ गया सब आ गया। चार्ज जीरो, फोर्स जीरो, वेलोसिटी जीरो, फोर्स जीरो, साइन थीटा जीरो। कब कब जीरो होता है साइन, बताइए। साइन जीरो होता है 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, तो दोनों जगह जीरो। तो 3 केस में फोर्स जीरो नहीं हो रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड 3 केसेस में फोर्स नहीं लगाएगी। अब कब लगाएगी, जब कुछ एंगल बनाओ, 10, 20, 50, 60 जितना, और जितना एंगल बनाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अभी देखना, अभी हम अगला पढ़ाते हैं। जब साइन 91 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, यानी जब एंगल 90 होगा, जब फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम फोर्स, जब से धक्का मारेगी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नोट कर लीजिए। मान लो हमने यहां पर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दिया, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसको चला पाएगी, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की इतनी औकात नहीं है कि किसी रुके हुए चीज को चला दे। हाँ, चलते हुए कोई धकेल उकेल सकती है भाई, वो अलग बात है। धकेलती भी नहीं, अभी तुमको कंक्लूजन मिलेगा कि सिर्फ घुमा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तुम लोग जैसे हैं, तुम लोग कैसे घुमाते रहते हो पेरेंट्स को, टीचर को, वो मैग्नेटिक फील्ड वही करता है। ये कुछ बढ़ा नहीं सकता है या घटा भी नहीं सकता है, रोक भी नहीं सकता किसी को, बस ये गोल गोल जैसे तुम लोग घुमाते हो, तो ये गोल गोल घुमा सकता है चार्ज पार्टिकल को, याद रखेंगे। और कुछ नहीं कर सकता मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारे स्वभाव का है। तो यहां पर एक चलता हुआ चार्ज पार्टिकल इधर से आया, क्यू चार्ज, इस पे इधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तुम देखो ध्यान से, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, और वेलोसिटी कहां है, इधर। चलिए अब सवाल आएगा फोर्स लगेगा कि नहीं। फोर्स तो लगेगा भाई, क्योंकि यहां कुछ भी जीरो नहीं हो रहा। चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जीरो है, नहीं है, थीटा 90 है, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, देखिए यहां पर थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो 1 होता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज्यादा। जिस वक्त सबसे ज्यादा साइन होगा उस वक्त फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मैक्सिमम फोर्स, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन क्यू। अब लोग सोच रहा होगा कि जब फोर्स लगेगा तो जम से उसको तेज कर देगा किसी भी चीज को। जैसे मान लो ये झूलता हुआ आ रहा है, इसको हम फोर्स लगा दे तो तेज हो जाएगा, गलत। ये सब कुछ डिसाइड होता है फोर्स के डायरेक्शन से। मान लो ये ऐसे जा रहा है और हम फोर्स ऐसे लगा दे तो रुक जाएगा ना। मान लो हम फोर्स ऊपर लगा दे तो कहां हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। मान लो कोई चीज ऐसे चलता आ रहा है और हम इसको ऐसे खींच दे, देखो आ रहा है ऐसे, जैसे आया कोई इसको ऊपर धकेलने लगा, टुक 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 टुक, कहां चला जाएगा, ऊपर। कोई नीचे दबाने लगा दे, कहां चला जाएगा, नीचे। ये देखना, ये आ रहा है, ये आ रहा, कोई इसको नीचे दबाने लगी, ये ऐसे जान लेगा। क्लियर हुआ। तो अब फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डायरेक्शन ऑफ एफ, डायरेक्शन ऑफ एफ निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, या तो हमेशा यही रूल याद रखो, दिस इज बेटर। हमेशा आप ए क्रॉस बी जहां भी दिखे ये रूल रखें, पाम रूल। चलिए तो क्या बताया था हमने, भी से बी की तरफ हाथ मोड़ो, भी की तरफ हाथ कर लो, पहले कर लिए भी,
V की तरफ हाथ कर लिए, किसके तरफ मोड़ो, B कहाँ है, अंदर, तो फोर्स कहाँ लग रहा, ऊपर, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा। अब तुम सोचो, अभी बता रहे, कोई ऐसे आ रहा हो, किसी को कोई पर खींच रहा हो, तो कहां जाने लगेगा, ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल इधर चल दिया। फिर यहां पर हम चेक कर लेंगे एक बार, अभी चार्ज का वेलोसिटी किधर है, इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है भाई, ऐसे जा रहा था, किसी ने खींच दिया, अब ये ऊपर जा रहा है, अभी वेलोसिटी किधर है, ऊपर। अब फिर से देखिए, फिर से करते हैं अपना हाथ क्रॉस, ये देखो, ये भी और बी अंदर, ऐसे तो मुड़ेगा नहीं हाथ, तो ऐसा कर लो, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, भी कर लो, इधर कर लिए ना, तुम नहीं करके देखोगे तो हम लोग से बनेगा, तुमसे नहीं बनेगा। भी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कहाँ ऊपर, तो हाथ भी की तरफ करें, उससे बी की तरफ क्रॉस करो, बी कहाँ है, अंदर, तो अंदर मोड़े, थंब किसका डायरेक्शन देता है, फोर्स का, यानी अब इस पे इधर खींचने लगा कोई, इसको फोर्स इधर लग रहा है, देखो पहले ऊपर लग रहा था तो ऊपर मुड़ गया, अब इस पे इधर फोर्स लगने लगा। अब सोचिए आप इस पेन से, ये पेन को हम ऐसे फेंके थे, इसको कोई ऊपर खींचने लगा तो ये ऊपर चल दिया, फिर अब कोई इधर खींचने लगा तो इधर मुड़ेगा, बट ये नहीं कि इस जगह पे मुड़ जाएगा, चल रहा है, ये रेस्ट में नहीं है, देखना इसमें फर्क समझना, नहीं तो कोई क्या बोलेगा, सर ये यहाँ पे था, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, अरे पागल, ये चल रहा था, ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि रेस्ट का पार्टिकल है कि तो यहाँ पर खड़ा है, ऐसे टांग लिए तो ऊपर टांग गया, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये चार्ज ऐसे क्यों नहीं गया सर, ऐसे क्यों लंबा टर्न मारा, भाई ये चल रहा था। कोई चलते हुए चीज पे सोचो तुम कि साइकिल चल रही है, कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, आप रस्सी बांध के ऐसे खींचो तो ऐसा लंबा टर्न लेके घूमेगा, ऐसा नहीं कि तुम खींचोगे सर से आ जाएगा तुम्हारा, तो ये चल रहा है तो ऐसा देखो, इधर धीरे धीरे टर्न मारेगा, अब ये इधर जा रहा है, देखो सोचो ऐसे जा रहा है और आप इधर खींचने लगे उसको, तो आप ऐसे जा रहा है और हम धागा बांध के इधर खींच रहे, ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, देखना गोल बनता है, पहले गोल बना, ठीक है। भी किधर होता है, टेंजेंट की तरफ। अब आ जाओ ऊपर में चेक कर लेते एक बार, यहाँ पे अभी किधर है, भी इधर, भी हमेशा किधर होता है, टेंजेंट, कोई भी गोल चीज की तरफ डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है। अब बताइए फिर से, मैंने फोर्स बताइए किधर होगा, वेलोसिटी की तरफ हाथ करना है, कर लो हाथ वेलोसिटी की तरफ, तो ये अंदर ऐसे हाथ किए तो कहां थंब जा रहा है, किसका डायरेक्शन है, नीचे, इसको इधर खींच रहा है, यानी ये इधर मुड़ने लगा, मुड़ने लगा, मुड़ने लगा, देखो यहां है, यहां भी चेक करोगे इधर ही फोर्स आएगा, चेक कर लो, भी इधर था, तो इस तरह से हमको कैसा पाथ इसका दिख रहा है बताइए, सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ पे चलने लगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने निकाल लिया राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल दिया। तो फोर्स जो होता है, ध्यान रखो, फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होता है, किसके, वेलोसिटी के, एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक फील्ड। यह बात समझ गया सबको कि नहीं समझा, देखो फोर्स किधर है, इधर, मान लो कोई भी केस लेते, ये इधर, और वेलोसिटी किधर है, इधर, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल कितना है, 90, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, तो भी कितना एंगल है, 90, तो तुमने ये पढ़ा भी होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी, सही है। अगर ए क्रॉस बी जब निकालते हैं, ए क्रॉस बी जब निकालते हैं, तो ये जो आता है रिजल्टेंट, वो ए और बी दोनों को क्या होता है, परपेंडिकुलर, याद रखेंगे या जानते होंगे तुम, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एफ आया, वो इन दोनों वेक्टर पे आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर आप नहीं जानते सारी चीजें तो लिखा करें, 11th में पढ़ाया गया ऐसा, तो वेलोसिटी भी और बी दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इस तरह से हमको क्या दिख रहा है, पाथ, पाथ ऑफ पार्टिकल इज, ध्यान सुन लो, पार्टिकल का पाथ है सर्कुलर, सर्कुलर पाथ है, ध्यान रखो इस बात को, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, गोल 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 चलेगा, ओके। चलिए एक चीज और आप बता दें आपको, ध्यान सुनो, एक चीज और, वर्क डन हम लोग निकाल लेते हैं, वर्क डन, इसको अलग से कर लो, कोई जरूरत नहीं यहां पे करने के, नोट में। हमने तुमको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी का वेलोसिटी नहीं बना सकता, वही हम साबित कर रहे हैं, बस वो घुमा सकता है, घुमा सकता है, ध्यान समझना।
तो क्या होगा, देखो नोट में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन अगर आप 11th पास हैं तो सीखे होंगे, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स किधर है, देखो इधर 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 इधर, बहुत सारे डायरेक्शन है। अच्छा अब देखो फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, है। अच्छा जिधर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उधर ही किसका डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट, अगर आप सुने होंगे तो इसका मतलब दैट इज, इसका ये मतलब है कि फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के भी, होगा ना। जिधर वेलोसिटी, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो गया, 90, तो F इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0, कोई वर्क डन नहीं। यानी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं किया इसको घुमाने में, कोई वर्क डन नहीं होगा। और एक चीज आपने पढ़ा होगा 11th में, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़े होंगे, ध्यान दो इधर। उसने क्या बोला था कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। 11th में पढ़ाया गया, वर्क डन तो 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, इसको इधर ला लो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल, समझा, ये माइनस इधर आ गया। इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी तो समझता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो चेंज होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो कभी बदलता नहीं है। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब वेलोसिटी भी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब वेलोसिटी भी सेम, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, समझना, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी मतलब स्पीड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वी मतलब स्पीड हो गया, वेलोसिटी नहीं। तो सुनिए इसका क्या मतलब है, दैट इज, इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड, सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता है, एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, बूस्ट नहीं करेगा एनर्जी को, फास्ट स्लो नहीं कर सकता। सुन लो और एक बात सुन लो, स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, सुनो भाई, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा, इस बात को हजम करो, इस बात को थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, वेलोसिटी चेंज होगा, सुनो सुनो सुनो, वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सीलरेशन होगा, नॉट जीरो है, फोर्स लगेगा, फोर्स भी नॉट जीरो। देखो तो आप समझना, फिर से यहां पे आ जाते हैं, देखिए फिर से एक बार पूरा ट्रायल मारते हैं हम लोग 11th क्लास को जोड़ के। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अब आप मैग्नेटिक फील्ड के तरफ चलोगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे फोर्स लगेगा। फोर्स क्या कराती है, चलिए 11th क्लास पास आउट है, फोर्स कराती है एक्सेलरेशन, फोर्स क्या कराती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या कराती है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज। अब समझना ध्यान से, तो यहां तीनों हुआ है, बिल्कुल हुआ है, फोर्स लगा है, लगा है, एक्सेलरेशन हुआ है, हुआ है, देखो कैसे, फोर्स सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन भी किसके तरफ, सेंटर की तरफ। तुम पढ़ोगे जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चेंज करती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्या चेंज करती है, यानी वेलोसिटी का वैल्यू नहीं बदला है, जैसे मान लो ये 5 से चल रहा था, 5 5 5 5, बस क्या बदला है, डायरेक्शन, देखो यहां पर इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो हर जगह उसका वेलोसिटी बदलता है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, बट स्पीड चेंज नहीं होता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब फिक्स स्पीड से गोल पाथ पे चलाएगी। तो ये बात क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ा सकती, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ा सकती, फास्ट नहीं कर सकती है। मान लो आपने 5 से फेंका, ध्यान सुनना, आपने ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, इसमें आप एक चार्ज को लाकर फेंके 5 से, तो 5 से इसको चलाएगा लेकिन गोल गोल घुमा देगा, 5 5 5 5, 10 से फेंको 10 10 10, 20 से फेंको 20 20, उसी स्पीड से रोटेट करा देगा बस। यानी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे जैसा है, घुमाने वाला काम, कुछ करना नहीं है, खुद से कुछ करेंगे नहीं, बस खाली घुमाएंगे लोगों को, अपने आस पड़ोस के नहीं, सबको घुमा दो, बढ़िया काम है। तो मैग्नेटिक फील्ड कोई ज्यादा काम ही नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड कुछ काम किया है, नो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0, बिल्कुल तुम्हारी तरह कोई काम करते तुम लोग नहीं, पढ़ाई हो रहा नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है यहाँ के बच्चों को, सब पढ़ गए राम कहानी, ये क्या बता रहा, तो करंट और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, अरे तेरी। तो वर्क डन 0, क्या कर रहे हैं, सबको घुमा रहे हैं आप लोग,
गोल गोल। तो ये घुमाना बंद करे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बने। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, वर्क डन करती है, एक्सेलरेट करती है। तो फिर से सुन ले, क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है? लगाती है। 90 पे चलो लगाएगी, थीटा पे चलो तो भी लगाएगी, अभी हम सिखाएंगे सब। सिर्फ 90 पे नहीं लगाएगी, 90 पे सबसे ज्यादा लगाएगी, 90 पे सबसे ज्यादा लगाएगी, सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगी। क्या उस फोर्स से क्या होता है? एक्सेलरेट होती है, हाउ? वेलोसिटी बढ़ता है, नहीं। वेलोसिटी चेंज होता है, हाउ? वेलोसिटी बढ़ता है क्या? मैग्नीट्यूड बढ़ता है, नहीं। घटता है, नहीं, कुछ नहीं। स्पीड चेंज नहीं होता, देखो स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। क्लियर हो गया? बहुत सारी चीजें सिखाया गया। आप इसको कंक्लूजन करके लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा परपेंडिकुलर के लिए, कोई वर्क नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, यानी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? ओनली डायरेक्शन चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। एक्सेलरेट होगा, बिल्कुल एक्सेलरेट होगा। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना। डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन होता है उसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। क्लियर है? सेंटर की तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही होगा। आप चाहो तो बना भी सकते हो, इधर एसी भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए, इतना क्लियर हो गया? बताइए। देखो, तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो पढ़े थे उसी का डिटेल में है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसके मोशन के बारे में हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। अभी कर लिए थे, फिर भी एक बार और डिटेल में करेंगे। देखो, यानी अभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्रॉस मतलब है, क्रॉस मतलब इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सबके दिमाग में चला गया ना? ये बी का डायरेक्शन है। अब हमने यहां एक चार्ज पार्टिकल फेंका बी वेलोसिटी से इधर, तो आपको डायरेक्शन निकालना है फोर्स का। फिर से निकाल लो 10 बार, वही कर रहे हैं हम लोग, अभी तक तो आ जाना चाहिए। तो ये भी हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये चार्ज की हो गया। तो आपको या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है या तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि फेल हो जाएगा, अभी देखना अगले डेरिवेशन में फेल। क्योंकि जैसे थीटा एंगल होगा, ये कब लगेगा? जब सब परपेंडिकुलर हो, और नहीं हो तो फिर ये नहीं लगेगा, हमेशा ये लगने वाला रूल है। नहीं, कुछ लोग ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? तो इसमें क्या करना है आपको? ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहले कर लेना है। अब इसको फिक्स कर लो, पकड़ लो कि घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला इसको घुमाने के चक्कर में हमने बोला वेलोसिटी इधर करो तो इसको भी ऐसे लाके इधर कर दिए। अरे यार, ये क्यों बदल दिए तुमने? ये पकड़ लो और वेलोसिटी इधर, चलो ये तो आसानी है। तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, ये लेफ्ट हैंड रूल से। अगर आप ये पाम रूल करोगे तो ये भी बहुत आसान है। उंगली कर लो वेलोसिटी की तरफ, हाथ का तलहटी होना चाहिए किसके तरफ? पाम किसके तरफ होना चाहिए? बी के तरफ। और फिर मोड़ो तो ऊपर। लेकिन नहीं, ये तो बहुत भारी लग रहा है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसी तुम्हारी दिमाग वही। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ के ऐसे सर्कल बन जाता है, पता ही आपको, एक तो घटिया सर्कल बन जाता है। लेकिन हम पहले ही सर्कल बना रहे हैं बच्चों, ठीक है? बकवास हो जाता है सर्कल। एक ऐसा सर्कल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बच्चों? इसमें इनवर्ड। छोड़ देता, बहुत हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को हमने मोशन में फेंका था। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर लेते हैं? हमेशा टेंजेंट की तरफ। ये क्यू, कहीं भी चाहिए वेलोसिटी मिल जाएगा तुमको।
टेंजेंट की तरफ। फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, ऊपर की तरफ बोलो, यहां पे ऊपर लग रहा है। और यहां पर आप चेक करोगे तो इधर आ जाएगा फोर्स, आएगा ना, ये सेंटर है आपका। यहां पर चेक करोगे तो फोर्स कहां आ जाएगा? नीचे। चाहो तो आप चेक कर लो, देखो वेलोसिटी इधर, तो फिर से चेक कर ले एक बार, वेलोसिटी इधर, हाथ कर लिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऐसा कर लिए, ठीक है। देखो तो कहां आ रहा फोर्स? नीचे। चलिए यहां चेक कर ले एक बार, यहां पे वेलोसिटी इधर है, तो देखो वेलोसिटी कहां आ रहा? नीचे। हाथ ऐसे कर ले, नीचे, ऐसे नहीं जम रहा, ऐसे ऐसे, अरे यार जम रहा है, ऐसे कर, देखो वेलोसिटी की तरफ ऐसे, और हाथ का तलहटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, मोड़े, तो कहां रहा? इधर की तरफ। यानी हमेशा फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं क्या? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया कुल मिला के। तो तुमने 2-3 चीजें इसमें सीख लिया है, उसी को हम लोग अच्छे से करेंगे, ध्यान दे इधर। यहां पर बच्चों थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और भी के बीच, और वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 90 का एंगल है, यानी v इज परपेंडिकुलर टू b। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा QVB sin 90 यानी 1 मैक्सिमम। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। और आप 11th से 12th तक हजारों बार ये सुने होंगे कि अब कभी भी ऑब्जेक्ट जब गोल गोल चलता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एंड ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ये मैग्नेट जो फोर्स लगा रही है उसको गोल घुमा रही है, गोल घूमने वाले में जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, इसको भी हम सेंट्रीपिटल बोलेंगे। तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये बात सबको समझता है ना? अगर आपको डाउट है तो आप पूछेंगे तो हम और अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है गोल वाले पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप ले रही है। चलिए, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? तो याद करना, डेरिवेशन यहां से चालू हो रहा है, QVB sin 91 हो गया। अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम पढ़ोगे, mv²/r, r फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया? r मान लो, एक v से v कट गया, गेट द वैल्यू ऑफ r, यहां से r का वैल्यू निकालो, QBR इक्वल टू mv। चलिए, तो आ गया R इक्वल टू mv/qb, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस इतना होगा। अब इसमें 4-5 चीजें तुमको स्टार मार के लिखना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, R इक्वल टू mv/qb। इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या पता चली? देखो, रेडियस जो है वो मास पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। कौन डायरेक्टली है कौन इनवर्सली सबको समझता होगा, इतने दिनों से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। यानी मास अगर बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, पहली चीज ये पता चल गई कि R प्रोपोर्शनल टू m, दैट इज अगर मास बढ़ेगा पार्टिकल का देन रेडियस भी बढ़ जाएगा। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन फेंका और हमने प्रोटॉन फेंका, समझना ध्यान से, हमने इलेक्ट्रॉन फेंका, प्रोटॉन फेंका, तो किसका मास ज्यादा है? सबको पता है प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो प्रोटॉन बड़े सर्कल पे घूमेगी, इलेक्ट्रॉन छोटे सर्कल पे, ठीक है, सही है ना? कोई दिक्कत? ओके। तो रेडियस जो होता है सर्कुलर पाथ का वो मास पे निर्भर है। फिर से सुन ले, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन फेंका और एक प्रोटॉन फेंका, तो देखो इसको एग्जांपल समझते जाओ। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन छोटा सर्कल लेगा अगर आप इलेक्ट्रॉन को फेंके तो, ठीक है। और वही प्रोटॉन को अगर आप फेंकोगे प्रोटॉन बड़ा सर्कल ले लेगा।
सेम वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से हमने फेंका, इलेक्ट्रॉन को 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोटॉन को भी, तो प्रोटॉन बड़ा गोला बनाएगा। क्यों? प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान दो, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये जो रेडियस प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, ध्यान दो, तो रेडियस भी बढ़ेगा। मतलब जिसको ज्यादा तेजी से फेंको, जैसे धीरे फेंकेंगे छोटा सर्कल, जंप से फेंकेंगे बड़ा सर्कल, और तेज फेंको और बड़ा सर्कल। क्लियर है? अच्छा एक बात और सुनो, और एक बात सुन ले कि वेलोसिटी से दो लोग और जुड़े हैं, एक मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी चेंज होगा। देख लो इधर, इधर ध्यान दो, R इक्वल टू mv अपॉन qb। आपको पता होगा मास इंटू वेलोसिटी को P बोलते हैं, मोमेंटम। एक एक चीज समझ लो, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। अरे हेलो, आवाज आ रही है? तो लोग बोल नहीं रहे हो, जब से आवाज नहीं आ रही होगी तो। पहले आवाज आ रही थी क्या? तो इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा क्योंकि मास कम है, प्रोटॉन को फेंकेंगे तो बड़ा सर्कल क्योंकि मास ज्यादा है। उसके बाद वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब फास्ट फेंको तो बड़ा सर्कल, स्लो फेंको तो छोटा सर्कल। और एक बात है कि वेलोसिटी के तीन लोग और रिश्तेदार है, वेलोसिटी के रिश्तेदार है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो तुम देखो, मोमेंटम बढ़ेगा तो भी रेडियस बढ़ जाएगा, ध्यान दो इधर। अच्छा एक चीज और हम कर सकते हैं, सबको पता होगा 11th में पढ़े थे, P इक्वल टू √2km। ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो जानो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, तो आप मोमेंटम की जगह ये भी डाल सकते हो। तो रेडियस का फॉर्मूला हम तुमने सब में बता दिया, √2 काइनेटिक एनर्जी, K फॉर काइनेटिक एनर्जी, M फॉर मास। Km किलोमीटर नहीं है, ये तो MK लिख लो। अच्छा एक बात और अभी तुमने देखा था कि, ध्यान सुनो, अभी तुमने देखा था कि वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए, वर्क डन को हम लिख सकते हैं Q इंटू पोटेंशियल V। देखो ये V में हम ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, दिस इज पोटेंशियल भाई, दिस V इज वेलोसिटी, दिस V इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े ना, वोल्ट में नापते जिसको, वो है। ये पढ़े होगे तुम, नहीं पढ़े हो तो देखो हम बता रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े होगे तो वर्क डन बाय चार्ज, पिछले चैप्टर में। क्या इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पढ़े हो? तो उसी फॉर्मूले से वर्क डन का फॉर्मूला QB आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया QB, जहां पे Q चार्ज है, V पोटेंशियल, इसको यहां डाल दो। तो रेडियस के एक और फॉर्मूला आएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा है, यहां पे जो लिखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एकदम ध्यान रखना। Q से Q चाहो तो काट दो, नहीं चाहो तो मत काटो। यानी हमने तुमको रेडियस का रिश्ता किसके किसके साथ बता दिया, देखो, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे भी फर्क पड़ेगा पापा, सबसे बदलेगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, ये सब कहानी चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरी चीज है इसमें, ध्यान दो, तीसरी चीज हम क्या बता रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे चार्ज पे भी फर्क पड़ेगा, चार्ज सब पे सेम है कि नहीं, इस पे भी फर्क पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, अब हम लिखने वाले नहीं, तुम लिख लेना, यहाँ कोपचे में लिख दे रहे हैं। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई चार्ज। चार्ज से भी फर्क पड़ेगा बच्चों, चार्ज से भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो अगर चार्ज अलग रहता, मान लो हम प्रोटॉन फेंके और अल्फा फेंके, प्रोटॉन फेंके अल्फा फेंके, देखो ध्यान समझना, उसका मास भी अलग है, चार्ज भी अलग है, तो दोनों को आपको रख के कंसीडर करना होगा प्रोटॉन और अल्फा में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से भी फर्क पड़ेगा। तो यहां देखो, अगर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस छोटा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई सबको? ओके, तो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखो बस रेडियस का डेरिवेशन तक ही पेपर में आता है, ये सब आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है पेपर में, बस रेडियस तक ही आता है डेरिवेशन। अगर हम चाहें या तो इस रेडियस के फॉर्मूले से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके। तो रेडियस निकल गया, अब सब निकल जाएगा धीरे धीरे। फिर से याद रखो, डेरिवेशन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स इक्वल टू किसके किए थे? सेंट्रीपिटल फोर्स के, तब आ गया था पूरी कहानी। अब चलो ध्यान से सुनते हैं, रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है,
अब निकालते हैं टाइम पीरियड। देखो ये सब पेपर में आता है। टाइम पीरियड मतलब कितना समय लगेगा एक राउंड मारने में। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम पीरियड सबको जानता होगा, नहीं जानते तो लिख लो। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन खत्म करने में लगा हुआ समय। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू, सब लोग जानता होगा। जब ये गोल गोल चल रहा है तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2 पाई आर, और स्पीड कितना है इसका, v। देखो v है वेलोसिटी। देखो ना, हमने ये v को अलग ही सिंबल दिया है। ये v ऐसा मूछ वाला क्यों है भाई, बिकॉज इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, मेरे को ही हो जाता बहुत बार। अब देखो ये चल रहा है तो वेलोसिटी v है। अब बताइए v का वैल्यू अभी हम निकाले थे, या r का वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ r, वेलोसिटी भी रख सकते हैं, r का रखो। तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई, r की जगह रखोगे mv डिवाइडेड बाई qb अपॉन v से v कट। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई m अपॉन qb। थोड़ा ध्यान दो तो, ये कांस्टेंट है, मतलब तो मास बदलता नहीं, कभी भी मास नहीं बदलता ना, चार्ज भी नहीं बदलता एक बार जो पार्टिकल पे चार्ज है। यानी टाइम पीरियड फिक्स है। सुनो ध्यान से, मतलब कोई स्लो चले या कोई फास्ट चले, एक ही टाइम लगेगा। बस अंतर क्या होगा हम फिर से बता दे रहे हैं। एक एग्जांपल बना लो, 10 मीटर पर सेकंड से किसी को फेंचे तो वो ऐसा सर्कल बना रहा है। अगर हम इसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दें, सेम पार्टिकल क्यू को, तो ये बड़ा सर्कल ले लेगा। अभी क्लियर किया था हमने, ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा रेडियस। लेकिन सुनो इसका टाइम t लगेगा, तो इसको भी टाइम कितना लगेगा, t लगेगा, क्योंकि टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। याद रखो, टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। टाइम पीरियड, तो ये फास्ट भी तो है भाई, फास्ट है तो हो सकता है। देखो ये 1 सेकंड में छोटा सा घूमा, 1 सेकंड में बड़ा सर्कल पे घूमा, ठीक है ना, 20 का स्पीड है इसका, दूरी भी ज्यादा, डिस्टेंस भी ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, टाइम पीरियड हो गया फ्रीक्वेंसी की। ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी सुने होगे तुम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ऑसिलेशन। सुनते जाओ, पेपर में अलग अलग डेरिवेशन आता है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो ये उल्टा होता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला उसको उलट दो, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ओके, उसके बाद आप देख लीजिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अभी बताए थे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ m तो था, v निकाले थे अभी हम लोग, v कहां से निकालेंगे, अच्छा मिटा दिए। तो आपने r पढ़ा था, r क्या पढ़ा था, mv बाई qb। यहां से v निकाले थे, क्या आया था बताइए, जल्दी से बताइए, v कितना आया था, यह आया था qbr डिवाइडेड बाई m और उसका स्क्वायर। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। m से m कट गया। एक चीज सुन के जाना बस, काइनेटिक एनर्जी यानी चलने का ऊर्जा, वो किस पे डिपेंड है, रेडियस पे, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, मास पे। ये तीनों में से कुछ नहीं बदलता, बस क्या बदल सकता है, रेडियस। तो बड़ा सर्कल पे घूमेंगे, ये देखो सीधी बात है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा, दिख भी रहा है, फास्ट है। काइनेटिक एनर्जी मोर, टाइम पीरियड कांस्टेंट दोनों में। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस। क्लियर हो गया तो बताइए। देखो दोनों सेम चार्ज है, दोनों पे सेम प्लस चार्ज है, यानी Q सेम, दोनों का मास भी सेम है, बस हमने क्या बदला है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बदले तो रेडियस बदल गया, बराबर। वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी भी जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका ज्यादा होगा। टाइम पीरियड लेकिन दोनों के लिए सेम, फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम। चलिए, एक चीज समझ गया ना, तो बस ये पढ़ेंगे हम लोग इतना। फिर से इसको हम लोग करेंगे साइक्लोट्रॉन, जब हम पढ़ाएंगे तो फिर से आएगा। तो बस आज के लिए हम लोग यहीं पे बस कर रहे हैं बच्चों, कल मिलेंगे और फिर से